नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के उस राज्य के बारे में जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है, लेकिन आज उसके प्रेजेंट पर हर कोई सवाल उठाता है। एक ऐसी जमीन जहां पर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी और आज वही अपनी पहचान के लिए जूझ रही है। आज जब हम बिहार के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में दो तस्वीर आती हैं। एक ऐसा राज्य जो देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, और दूसरी तस्वीर जहां का युवा खुद अपने घरों के अंदर ही एक मेहमान बनकर रह गया है। जिस राज्य की मिट्टी उपजाऊ है पर वहां का किसान गरीब क्यों है, जहां के युवा को बुद्धिमान तो माना जाता है पर वही राज्य भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा था? आज से 2000 साल पहले जब भारत को ही मगध कहा जाता था, जी हाँ, वही मगध जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार सबसे अमीर राज्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पावर सेंटर भी था, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, जिसने आधी दुनिया को जीतने वाले अलेक्जेंडर की सेना के हौसलों को पस्त कर दिया। अलेक्जेंडर की सेना ने व्यास नदी को पार करने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी उसके सामने मगध राज्य की एक अपराजित शक्ति खड़ी है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों के अंदर रहते थे, उस वक्त बिहार में नालंदा जैसी एक विशाल यूनिवर्सिटी थी। में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा, जहां पर लोग चीन, जापान और कोरिया से शिक्षा ग्रहण करने के लिए समुद्र को पार कर आते थे, जो दुनिया की सबसे बड़े ज्ञान का भंडार थी और जहां की जीडीपी पूरे देश को पालती थी। आखिर उसी बिहार के साथ ऐसा क्या हुआ? कहानी की शुरुआत होती है सन 1793 में, जब लॉर्ड कार्निवल्स ने स्थायी बंदोबस्त की नीति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की नीति लागू करी। इस कानून ने बिहार की तकदीर को बदल कर रख दिया। इस कानून के तहत जमीन का असली मालिक किसान ना होकर जमींदार को बना दिया गया, और किसान बनकर रह गया अपनी ही जमीन पर एक मजदूर। जमींदारों का काम था टैक्स वसूल करना, अंग्रेजों को चाहिए था पैसा और जमींदार को चाहिए था रसूल, और इसी बीच में गरीब किसान पिसकर रह जाता है, जिसका नतीजा हुआ वहां का किसान दिन ब दिन टैक्स के बोझ के नीचे दबता चला गया। इसी दौरान बिहार की मिट्टी पर एक और जुल्म होता है। जो ब्रिटिश सरकार थी वो वहां के किसान को अपनी जमीन पर अनाज के बदले नील उगाने के लिए प्रेशराइज करती है, जिसकी वजह से जमीन की जो फर्टिलिटी थी, जो उर्वरक क्षमता थी, वो खत्म हो जाती है, जिसका नतीजा हुआ जमीन बंजर हो गई और वहां का किसान अनाज के लिए मोहताज हो जाता है। लेकिन क्या आजादी के बाद बिहार की किस्मत बदली? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। होता क्या है, बिहार था भारत का मिनरल पावर हाउस। लोहा, कोयला, बॉक्साइट, जो भी एक आधुनिक भारत को चाहिए था वो सब बिहार के पास था। कायदे से तो बिहार को भारत का सबसे संपन्न राज्य होना चाहिए था, पर 1952 में एक भारत सरकार की नीति ने बिहार राज्य की तरक्की के पैरों में बेड़ियां डाल दी, जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि कच्चा माल हर जगह सेम ही कीमत पर मिलेगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां सोचती हैं अगर कच्चा माल हर जगह उन्हें सेम रेट पर मिलेगा तो वो अपनी कंपनी को ऐसी जगह क्यों ना लगाए जहां से एक्सपोर्ट करना आसान हो। इसी तरह कंपनियां पहुंच जाती हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, और बिहार बनकर रह जाता है एक रॉ मटेरियल सप्लायर। अब करे बात कुदरत की, तो कुदरत ने भी बिहार के साथ एक अजीब खेल खेला है। कहते हैं किसी भी राज्य का जो भाग्य है वहां की भौगोलिक परिस्थिति लिखती है। बिहार के पास दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, गंगा का मैदान, वहां की जमीन सोना उगल सकती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है खुद बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां जैसे कोसी नदी, जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, जो हर साल नेपाल की पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी और कीचड़ लेकर आती है, जिसकी वजह से किसानों की लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती है। किसान जो पूरा साल मेहनत करता है, जिसकी मेहनत एक ही झटके में पानी में बह जाती है। गंगा का पानी जो वरदान होना चाहिए था, वो अव्यवस्था और बांधों की कमी की वजह से अभिशाप बन जाता है। से हालात बिगड़ गए हैं। स्टेशन और जिले से बहने वाली कई नदियों के जल स्तर में 1990 के दशक में बिहार की राजनीति करवट बदलती है, जिसकी वजह से बिहार की तस्वीर बदल जाती है। उस समय का जो राजनीतिक एजेंडा था वो था सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। सच तो यह है उस वक्त यह जरूरी भी था। एक ऐसा पिछड़ा वर्ग जिसकी आवाज को सदियों से दबाया गया, उसको पहली बार न सिर्फ आवाज मिली बल्कि राजनीतिक सत्ता के अंदर एक मजबूत प्रतिनिधित्व भी मिला।
इसी सामाजिक बदलाव के साथ साथ कुछ डरावनी चीजें भी अपनी जड़ जमाने लगती है। अपराध, रंगदारी, कहीं भी गोली तमंचा चलना सब आम हो जाता है। और इसी कानून की अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हुए स्वरूप को मीडिया ने नाम दिया जंगल राज, जिसका घातक और सीधा असर पड़ता है बिहार की अर्थव्यवस्था पर। एक पुरानी कहावत है, कैपिटल इज कॉवर्ड, यानी कि जो पूंजी होती है वो डरपोक होती है और निवेशक वहीं जाता है जहां पर उसको सुरक्षा की गारंटी मिले। कानून का डर खत्म हुआ तो वहां की कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर वहां से निकलने में ही समझदारी समझी, और जिसका नतीजा होता है वहां का युवा दिल्ली, महाराष्ट्र और विदेशों की तरफ अपना रुख कर लेता है। लेकिन दोस्तों, बिहार की जो कहानी है वो अंधेरे की नहीं है। इन 15-20 सालों के अंदर बिहार के गांव तक पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं, बिजली की सप्लाई में इंप्रूवमेंट आई है। मगर सवाल ये है, क्या ये बुनियादी ढांचा ही बिहार की तरक्की के लिए काफी है? दोस्तों, बिहार की मिट्टी जो है वो सोना उगलती है। बिहार पूरी दुनिया में केले, मखाने और लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है वो सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करता है। यहाँ पर जरूरत है प्रोसेसिंग यूनिट और फूड पार्क लगाने की। सोच कर देखिए, जब मेड इन बिहार मखाना दुनिया की ग्लोबल मार्केट में बिकेगा तो यहाँ के जो किसान है वो समृद्ध हो गए और जो यहाँ का युवा है उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। बिहार के पास बोध गया, राजगीर और वैशाली जैसा ऐतिहासिक खजाना है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बना दे तो बिहार भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल हब बन सकता है, जिससे आज के युवा के लिए लाखों रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। बिहार के पिछड़ने का कारण केवल इत्तेफाक ही नहीं है बल्कि गलत नीतियां और भौगोलिक मजबूरियों के बीच में फंसी त्रासदी है।